स्कूल, तो वो पूरी जर्नी को अगर x डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस d है और x डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है u वेलोसिटी से और y डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है v वेलोसिटी से, तो x और y का क्या रेशियो होना चाहिए सो दैट कि जो एवरेज स्पीड हो वो अरिथमेटिक मीन ऑफ u एंड v हो जाए, या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ u एंड v हो जाए, या हार्मोनिक मीन ऑफ u एंड v हो जाए। तीनों बातें हो सकती हैं। ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन जैसा ही है, करो फटाफट जल्दी करके बताओ। The question is very clear. क्वेश्चन सिंपल है। पहले तो कितने लोग कर चुके हैं, कुछ बच्चे तो इसको कर चुके होंगे, तो लेट मी सी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्लास, क्योंकि ये गेम में था क्वेश्चन। जो लोग कर चुके हैं, जो जस्ट लेट मी नो। हो गया। ठीक है, तो अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैव डन। 12, ओके ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेसिकली क्या है जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लो ये बच्चा है जो अपने घर से स्कूल जाता है, मान लो ए उसका होम है और बी स्कूल है, वेल डन। और मान लो ये सेपरेशन स्कूल से घर का वो x यूनिट है, x डिस्टेंस है, और मान लो वो शरीफ बच्चा है, ये भी मानना पड़ेगा। शरीफ बच्चा मतलब वो सीधे ए से बी जाता है और जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से सीधे सीधे घर वापस आ जाता है, बीच में कहीं दूसरी जगह जाके गड़िया नहीं लगाता, राइट। तो ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि ए से बी गया और बी से ए आ गया। आजकल बच्चे कहाँ इतने शरीफ होते हैं, एनीवे। तो जाते समय वो किस स्पीड से जाता है, यू स्पीड से जाता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो किस स्पीड से वापस आ रहा होता है, वो वी स्पीड से, है कि नहीं। जैसे कि जाते समय वो एकदम तरोताजा रहता है तो भाग भाग के जाता है स्कूल में, और आते समय थका मादा गिरता पड़ता आ रहा होता है, एनीवे जो भी है। अच्छा, हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए काइनेमेटिक्स का बहुत बेसिक यूनिट आपने 11th में किया कर लिया होगा अब तक, कि टोटल जर्नी बाय टोटल टाइम। तो हमें टोटल जर्नी तो क्लियर दिख रही है कि x गया x आया, तो 2x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, यस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, बोलो। अब टोटल टाइम तो जाते समय अगर वो t1 टाइम ले रहा है और आते समय मान लो t2 टाइम ले रहा है, तो हमें t1 की वैल्यू तो मिल जाएगी कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x है, x अपॉन u, और t2 की वैल्यू भी मिल जाएगी x अपॉन v। तो टोटल टाइम कितना हुआ भाई, टोटल टाइम हो गया तुम्हारा x अपॉन u प्लस x अपॉन v, एंड देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या आई, एवरेज स्पीड ही तो चाहिए उसको पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड v एवरेज अगर निकालना चाहो तो आ जाएगा तुम्हारा 2x डिवाइडेड बाई x अपॉन u प्लस x अपॉन v। It is clearly 2 divided by reciprocal of the velocities speed of onward and backward journey. So it is harmonic mean of u and v, 2uv upon u plus v। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। So let me go to the next question, सिंपल था। अब ये क्वेश्चन भी
सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है? हमने बोला था कि ये एक्सप्रेशन n की किस वैल्यू के लिए अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी होगा, n की किस वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मीन होगा, AMGM किया था। अब पूछ रहे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए हार्मोनिक मीन होगा। तो व्हाट शुड बी n सो दैट इट बिकम्स हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। फटाफट जल्दी करो। हार्मोनिक मीन a और b का क्या होता है? व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b? 2AB upon A plus B। 2ab upon a plus b। तो a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 divided by a raised to the power n plus b raised to the power n is equal to 2 divided by 1 upon a plus 1 upon b। यही होता है ना हार्मोनिक मीन a और b का, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, है ना? तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है जरा बताओ। a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 को जब आप 1 बाई a प्लस 1 बाई b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स a टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स b टू द पावर n। इधर जरा मल्टीप्लाई करो, 4 टर्म आएंगे, क्या क्या आएंगे? एक तो आ रहा है a टू द पावर n और आ रहा है b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a। जब हमने फर्स्ट टर्म को इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 बाई बी से करेंगे। अब क्या आएगा बताओ? a टू द पावर n प्लस 1 बाई बी प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस a टू द पावर n प्लस ट्वाइस b टू द पावर n। कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? दिस टर्म कैंसल्स विद दिस, डबल में से एक कैंसिल हो गया, और b की पावर n के से यहाँ डबल b की पावर n था तो एक कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया? तुम्हारे पास रिजल्ट आया b अपॉन a इंटू b की पावर n, इसको माइनस b की पावर n, राइट वाला b की पावर n को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं और लाइक टर्म के साथ में उसको एसोसिएट कर रहा हूं, प्लस a अपॉन b इंटू a की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल टू 0। यही आ रहा है। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? b की पावर n कॉमन लो तो यहाँ आ रहा है b बाई ए माइनस 1, और यहाँ पर a की पावर n कॉमन लो तो आ रहा है a बाई बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a बाई बी माइनस 1 बनाने के लिए क्या करें? b की पावर n इंटू क्या हो गया? b माइनस a अपॉन a प्लस a की पावर n इंटू a माइनस b अपॉन b इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास में a माइनस b कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपको मिलेगा, जल्दी बोलो, a टू द पावर n अपॉन b माइनस b टू द पावर n अपॉन a इक्वल टू 0। a माइनस b तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि a और b अनइक्वल नंबर है, डिफरेंट नंबर है। तो इसका मतलब है कि बिकॉज ये 0 नहीं हो सकता इसलिए यही 0 होगा। तो आ गया a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1। आया कि नहीं आया? इसको इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ गया a बाई बी की पावर n प्लस 1 आ गया। भाई किसी नंबर की पावर 1 कब होती है? जब या तो बेस 1 हो जाए या तो पावर 0 हो जाए। तो इसका दो मतलब हुआ कि भाई a बाई बी की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू -1 हो जाए। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि a और b तो अनइक्वल है, तो n इक्वल टू -1 आंसर है। तो आपको आप जरा रिकॉल करो, n इक्वल टू 0 पर ये अरिथमेटिक मीन हो जाता था, यही नंबर a प्लस बी बाई 2 बन जाएगा n को 0 पुट करोगे तो। किस नंबर की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
n इक्वल टू 0 पर अरिथमेटिक मीन, n इक्वल टू -1 पर हार्मोनिक मीन, और n इक्वल टू -12, n इक्वल टू -12 पर ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है. The same expression can be geometric mean, can be harmonic mean, can be arithmetic mean for different values of n. So this was about question number 3. Can we go ahead? जल्दी आंसर करो. फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो. तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर देता हूं, सो दैट जो लोग कर चुके हैं वो आगे भी कुछ कुछ करते रहे. तो ये वाला तो सबका हो गया होगा, बिकॉज देखो h इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b दिया हुआ है, राइट. इसका मतलब है कि h जो तुम्हारा है वो दिया हुआ है 2ab अपॉन a प्लस b. ये गिवन है. मानते हो कि नहीं मानते हो? और इस गिवन से हमें क्या कंक्लूड करना है? कंक्लूजन ये है कि एक्सप्रेशन को देखो, LHS जो हमें प्रूफ करना है, उस LHS एक्सप्रेशन में हमें चाहिए h अपॉन a. तो यहीं से h अपॉन a निकल जाएगा. कैसे? a को इधर ले आओ तो h अपॉन a की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 2b डिवाइडेड बाई a प्लस b. तो मैंने लिखा LHS है 2/3 टाइम्स h अपॉन a प्लस 2/3 टाइम्स h अपॉन b. सो वर्चुअली इट इज 2/3 कॉमन लेकर के हमारे को मिलेगा h अपॉन a की जगह क्या लिखा मैंने? 2b अपॉन a प्लस b प्लस h अपॉन b की जगह क्या लिखोगे? यहीं से फिर से देखो, हाँ जी, b को इधर ले आओ तो h अपॉन b भी दिख रहा है 2a अपॉन a प्लस b. यहाँ लिख दिया 2a अपॉन a प्लस b एंड देयरफॉर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों फ्रैक्शन ऐड हो गई. 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, तो क्या हो गया तुम्हारा? 2/3 इंटू, बोलो, अरे बता दो. -3 भी है. हाँ जी, तो आ गया तुम्हारा 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन a प्लस बी. तो a प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 हो गया कि नहीं? तो दिस आंसर इज 4/3 -3. कितना आ गया? 4 माइनस 9/3. दैट इज इक्वल हाउ मच? -5/3. सबका आंसर यही आया था, कुछ और आया था? सात्विक, क्या आंसर आया था? अगला क्वेश्चन पे जाओ. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट. ये किसका इसका हो गया? जस्ट लेट मी नो. हो गया. जिसका हो गया उसके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करते रहेंगे तब तक. क्वेश्चन नंबर 5B मान लो आप उसको. क्वेश्चन है जी दैट if the first two term of HP, if first two terms of HP harmonic progression B 2/5 and 12/13, then respectively, then find the largest term of HP. या which term will be largest, ऐसे भी बोल सकते हैं, and its number, and which term is largest. By the time पांचवा क्वेश्चन बोल रहे हैं if A is arithmetic mean of B and C, तो पहले क्या दिया हुआ है? पहला इक्वेशन दिया हुआ है A is equal to B plus C by 2.
ऐसे पढ़ते जाओ एक एक लाइन और उसको तुरंत इंटरप्रेट करते जाओ, यही तरीका। ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी। फिर क्या बोल रहे हैं, बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एंड ए। क्या मतलब हुआ इसका, बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी एंड ए का क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए या ए सी। ये दूसरा कंडीशन दे दिया। और क्या दिया, सी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ जी, सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी का मतलब हो गया सी इज इक्वल टू 2ab अपॉन, वेरी गुड, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये तीन कंडीशंस तीन इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन है। थर्ड वाली प्रूव कर ली। और हमें थर्ड रादर हमें ये दोनों गिवन है, सॉरी ये गिवन है, और थर्ड वाली हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी। क्या किया जाए, AC लाने की कोशिश करो, AC। या AB लाने की कोशिश करो, यहाँ पर AB लाना है मैंने, AB यहाँ से लाने की कोशिश कर सकते हैं। सर इसमें आप b प्लस सी इक्वल टू 2 है, उसके बाद दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ तो बेसिकली वही है कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से अगर जाओ तो तुम बोल सकते हो कि 2ab इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी। क्या किया मैंने, AB लाने की कोशिश करी तो B से मल्टीप्लाई करना था, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो राइट साइड में आया क्या, b स्क्वायर प्लस BC आ गया है ना। और b स्क्वायर प्लस BC को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, व्हाट इज b स्क्वायर, b स्क्वायर इज AC फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन b स्क्वायर की जगह हम AC लिख सकते हैं, AC प्लस BC हो गया। अब कॉमन क्या आ गया इसमें से, C टाइम्स क्या आ गया, A प्लस B आ गया, तो 2AB इज इक्वल टू C टाइम्स A प्लस B, तो देयरफॉर C की वैल्यू क्या आ गई, 2AB अपॉन A प्लस B। तो इट वाज इजी, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सोचना था कि भाई हमें AB लाना है और C को AB से कनेक्ट करना है, तो पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैंने AB क्रिएट किया, और AB क्रिएट करने से इधर B स्क्वायर भी यूज हो रहा है, और B स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो ये वाला सेकंड वाला उसमें एंगेज कर लो और फिर सिंप्लीफाई कर लो, एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट फाइनली। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज ओवर। पांचवें का बी पार्ट जल्दी आंसर करो। हो गया सर। जिसका हो गया, पांचवे का सी पार्ट भी एक दे दे रहा हूं, उसको भी कर लोगे। गिवन x, y and z are numbers greater than 1, then prove that नहीं, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लाई इन GP, ये भी लिख दो, एंड लाई इन GP। then 1 upon 1 plus log x plus 1 upon 1 plus log y plus
1/1 प्लस log z, प्लस भी छोड़ो, कॉमा रखो। These three numbers lie in AP, GP, HP, none of these. फिफ्थ का बी पार्ट क्या क्या दिया हुआ? फर्स्ट टू टर्म ऑफ HP आर 2/5 एंड 12/13। तो HP पहले कंसीडर कर लेना चाहिए अपन को, है कि नहीं? क्या HP कंसीडर कर लें, बोलो? स्टैंडर्ड HP ले लेते हैं। स्टैंडर्ड HP क्या होती है बताओ? अरे स्टैंडर्ड HP का फॉर्मेट बोलो, सात्विक बोलो। स्टैंडर्ड HP, स्टैंडर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट क्या होता है? 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D, यही होता है ना फॉर्मेट। और क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने? फर्स्ट टू टर्म, मतलब हाँ 1/A है 2/5, तो A क्या आ गया? तो गिवन है कि A की वैल्यू है 5/2 और A प्लस D की वैल्यू क्या है? 13/12। 13/12, तो यहां से D की वैल्यू क्या आ गई? 13/12 माइनस A मतलब 30/12। अरे 5/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30/12 भी आएगा ना। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। क्या आंसर आया? डी कितना आया? माइनस 17/12। अच्छा जी, डी इतना आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? लार्जेस्ट टर्म, विच टर्म विल बी द लार्जेस्ट टर्म? ये एपी कैसी आई? डिक्रीजिंग एपी आई। एपी का जो टर्म सबसे छोटा होगा उसी का रेसिप्रोकल करके एचपी बन रही है, तो एचपी का सबसे बड़ा टर्म। तो हम जरा एपी की बात करते हैं। हमारी एपी जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसे बनेगी। हमें इस एपी का क्या, कौन सा टर्म चाहिए? जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो और पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव में तो लफड़ा हो जाएगा। नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आएगा तो छोटा हो जाएगा ना, वो बड़ा नहीं हो सकता। तो लार्जेस्ट टर्म ऑफ एचपी चाहिए था ना हमें। एनीवे, तो पहले एपी की बात कर लेते हैं। ए मतलब 5/2। अगला टर्म क्या आएगा? 13/12। हाँ 13/2। अगला क्या आएगा? अगला 13/2 है। 12 नहीं होगा सर? 5/2 था ना, 13/12 है। 12 सर। अगला मतलब पहले वाले को अगर लिखो तो 30/12 लिखो, पैटर्न दिख जाएगा आराम से। 30/12, 13/12। नेक्स्ट क्या आएगा? बस बात वहीं खत्म हो गई, -4/12। तो ऑब्वियसली हमारा यही वाला टर्म जो है ये एपी का ग्रेटेस्ट टर्म है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एपी? टी मैक्स ऑफ एपी क्या है? पॉजिटिव नहीं, कौन सा? 13/12 है, सेकेंड वाला। तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे। मैक्स नहीं, टी मिन, टी मिनिमम। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सेकेंड टर्म। तो विच टर्म विल बी द लार्जेस्ट फॉर एचपी? सेकेंड टर्म। एचपी का सेकेंड टर्म लार्जेस्ट होगा, यही वाला। ये 12/13 ही लार्जेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला एचपी का टर्म कौन सा होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। और पहले वाला तो पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, तो ये लार्जेस्ट है।
दूसरी बात है कि टर्म नंबर उसका क्या है, तो सेकेंड टर्म इज लार्जेस्ट, सेकेंड टर्म T2 ऑफ HP इज लार्जेस्ट, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आई 12/13। क्वेश्चन नंबर 5C हो गया। Yes. वैसे भी HP का जो फॉर्मेट होता है ना, वो हमेशा 1/लीनियर होता है, रैशनल फंक्शन होता है 1/लीनियर। लीनियर रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग होते हैं या तो डिक्रीजिंग। अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं और डिक्रीजिंग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में पहला ही टर्म लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे टर्म नेगेटिव हैं, ऐसे डिक्रीजिंग हुआ तो सबसे लार्जेस्ट टर्म पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -∞ पे होगा इधर, ठीक है। और मतलब आपको हमेशा एक ही केस में ट्रबल आएगा जब HP के कुछ टर्म नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हैं, तो उस केस में लार्जेस्ट टर्म मिडिल में आएगा, वही 0 के आसपास आएगा, है ना। तो 0 के पास वाला जो भी हो, नियरेस्ट वाला, वो देख लेना। तो ये वाला तो स्ट्रेट अवे था, सिंपल था, इसमें तो ज्यादा कोई ट्रबल था नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है जी। अगर ABC, अगर XYZ GP में है तो मैंने क्या बताया था आपको, इनका लॉग, हाँ, ln X, ln Y एंड ln Z, किसी भी बेस पे लॉग लेंगे तो वो AP में हो जाएगा, होगा। Yes, sir. अगर वो AP में होगा तो AP के हर एक टर्म में कुछ ऐड कर दो तो भी AP रहेगी, तो 1 ऐड कर दिया मैंने, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो, हाँ, तो ये डेफिनेटली ये HP हो गया, HP स्ट्रेट में। तो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सॉरी, हाँ जी, इसका आंसर करिए। दिस इज अ गुड वन। बोल रहे हैं इफ a माइनस एक्स अपॉन px इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन qy इज इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन rz एंड p q एंड r लाई इन AP, देन प्रूव दैट x y z आर इन HP। चलिए, आपको टोटल 3 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए और आंसर करने के लिए। 3 मिनट। कितने बच्चों का हो गया? हुआ किसी का? हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ? हाँ, देखो 2-3 छोटे छोटे पॉइंट, में आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या सोचते हैं ऐसी सिचुएशंस में। इधर देखो,
A by B is equal to C by D. आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोपोर्शंस का जो रूल कई बार बता चुका हूं मैं एक बार, इसी को मैं लिख सकता हूं K by KB, है ना? रेशियो डजंट चेंज बाय चेंज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम नंबर। इसी को लिख सकता हूं मैं KC बाय MC बाय MD। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसी को लिख सकता हूं मैं A प्लस C अपॉन B प्लस D। इसी को लिख सकता हूं मैं A माइनस C अपॉन B माइनस D। इसी को मैं लिख सकता हूं KA प्लस MC अपॉन KB प्लस MD। क्या रूल मैं यूज कर रहा हूं? दो तीन बेसिक बातें यूज कर रहा हूं मैं प्रोपोर्शन की। क्या? कि प्रोपोर्शन रेशियो डू नॉट चेंज बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एडिंग सेम नंबर टू, नहीं, ऐड करने पर तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ऐड करने पर तो चेंज हो जाएगा। देखो 2/3 एक रेशियो है, अगर मैं ऊपर नीचे 1 ऐड कर दूं तो 3/4 इससे बड़ा हो गया। जब पॉजिटिव नंबर ऐड कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर ऐड कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। तो जब सेम नंबर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नहीं चेंज होता। हाँ, एक और बात जो मैं यूज कर रहा हूं कि अगर दो रेशियो प्रोपोर्शनेट हैं, मतलब दो फ्रैक्शंस सेम प्रोपोर्शन में हैं, जैसे कि A by B इक्वल C by D, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ऐड करो और डिनोमिनेटर को ऐड करो तो वो समेशंस भी उसी प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है? तो दिस इज समथिंग विच इज रिमार्केबल विच कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। और कंपोनेंडो डिविडेंडो ये सब तो आप जानते ही हो, है ना? यहां देखो, यहां हमें लाना है XYZ HP में लाना है। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब है कि कायदे से बोलो तो 1/x और 1/y और 1/z को हमें क्या दिखाना है? AP में दिखाना है। मतलब है कि हमें लाना है 1/y माइनस 1/x को दिखाना है 1/z माइनस 1/y। मतलब I need to get into reciprocal of XYZ। ठीक है? लुक एट हियर, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर लेंथी तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमेशा इस बात को यूज कर सकते हो कि जब दो रेशियो इक्वल है तो इसको इक्वल टू K मान लो। A by B इक्वल टू C by D, लेट इट इक्वल टू लैम्डा। फिर A इक्वल टू B लैम्डा, C इक्वल टू D लैम्डा। तो दो वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया सकता है, वो भी एक तरीका है, बट इट इज गोइंग टू गेट लेंथियर। तो वो प्रोसेस को अभी मैं अवॉइड कर रहा हूं। मैं तुम्हें स्मार्टली हैंडल करना बता रहा हूं कि हम रेसिप्रोकल ऑफ XYZ में जाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, A अपॉन X माइनस 1 अपॉन P। चलेगा? क्या किया मैंने? ऊपर नीचे x डिवाइड कर दिया। इट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दूं? A अपॉन y माइनस 1 अपॉन Q। और तीसरे वाले को क्या लिख दूं? A अपॉन Z माइनस 1 अपॉन R। और फिर हम इसको लिख दो, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। अगर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो तो भी तो रेशियो वही आएगा। तो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू, बोलो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? A by X माइनस A by Y डिवाइडेड बाय P माइनस Q। चलेगा? एंड दिस इज इक्वल टू A by Y माइनस A by Z अपॉन Q माइनस R। चलेगा? अब अच्छी बात इन्होंने दी हुई है कि PQR किस में है? PQR इन AP। अगर AP में है तो इसका मतलब है कि जो P माइनस Q है वही है Q माइनस R। तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां से मेरे पास क्या आया? A टाइम्स 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू A टाइम्स 1/y माइनस 1/z एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज प्रूव्ड। हो गया? So simple.
Shall we go to the next question? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हाँ जी जल्दी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और उसके बाद फिर आपको मैं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर पे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। नेचुरल नंबर के सीक्वेंसेज और सिग्मा नोटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज हैं और जितनी बातें मैंने बताई थी वर्बल प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगा। अब ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन 3 लाइन लिखोगे आंसर आ जाएगा। क्या क्या मैंने आपको बताया था? मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर नंबर्स जीपी में हो तो उनके लॉग एपी में होते हैं। याद करो, जीपी के लॉगरिथम्स एपी में होते हैं और एपी का रेसिप्रोकल एचपी में होता है। और एपी, अगर कोई नंबर एपी में है, एपी में उसको किसी एक्सपोनेंशियल बेस, किसी बेस की पावर में रेज कर दिया जाए तो जीपी बन जाती है। मतलब एपी को एक्सपोनेंशियली रेज कर दो तो जीपी बन जाएगी और जीपी का लॉग ले लो तो एपी बन जाएगी। होना भी चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो एपी पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करो जीपी बनेगी और जीपी का लॉग ऑपरेट करो एपी बनेगी। यही 2 प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल है। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है, बहुत सिंपल सी बात दी हुई। क्या बोल रहे हैं कि a टू द पावर x की वैल्यू इक्वल है b रेज टू द पावर y विच इज इक्वल टू c रेज टू द पावर z विच इज इक्वल टू d रेज टू द पावर w एंड ऑन। मान लो इट इज इक्वल टू k, कोई नंबर ही होगी, k मान लिया मैंने इसको। इससे क्या समझ में आया? ABCD जीपी में है। बिकॉज इन्होंने दिया हुआ है कि ABCD जीपी में है, इसका मतलब मुझे पता है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे। तो चलो यहाँ लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लिया जाए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लॉग लेना चाहिए ना। तो आप बताओ लॉग ए क्या होगा? x log a, टेकिंग लॉग x log a क्या आएगा? बेस कुछ भी हो इज इक्वल टू लॉग क्या आएगा? क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, या मैं लॉग के बेस से ही लिख देता हूं। चलो छोड़ो, लॉग यहां से बोल सकता हूं लॉग ऑफ के बेस ए x हो गया, बोलो। और लॉग के बेस b y हो गया और लॉग के बेस c z हो गया और लॉग के बेस d w हो गया। तो बिकॉज इसका मतलब 1 अपॉन लॉग a बेस के ये x है और 1 अपॉन लॉग b बेस के y है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1 अपॉन लॉग c बेस के z है एंड 1 अपॉन लॉग d बेस के w है। और आपको पता है कि सिंस ABCD क्या है? ABCD क्या है? GP में है एंड देयरफॉर log ऑफ a बेस के, log ऑफ b बेस के, log ऑफ c बेस के, log ऑफ d बेस के, ये किस में होंगे? अरे यार GP का log ले रहे हो, AP में होंगे। AP में होंगे कि नहीं होंगे भाई?
अच्छा जी, अगर ये एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, और इनका रेसिप्रोकल क्या है, एक्स और वाई और जेड और डब्ल्यू, ये सब क्या हो जाएंगे, एचपी हो गया। ठीक है जी। तो वेन एवर यू आर डीलिंग विद एपी, यू आर डीलिंग विद लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एपी मतलब पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन, पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी। जीपी मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉग का इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल या लॉग की इनइक्वालिटी या एक्सपोनेंशियल या लॉग की प्रॉपर्टीज जीपी के लिए। और हार्मोनिक तो रेसिप्रोकल फंक्शन और रैशनल फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों से एसोसिएटेड फंक्शंस में आपका थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। अब आ जाइए, लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, हेडिंग देंगे। एक ये क्वेश्चन है, ये अपने होमवर्क है, कर लेना, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, नोट कर लो इसको। और फिर लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज गेम 6 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो आप गेम 6 के सवाल कर लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये गेम 6 क्वेश्चन नंबर 16 है, कर लेना, नहीं होगा तब डिस्कस करना है इसको नेक्स्ट क्लास में। तो मैं एजीपी नहीं टेकअप करने जा रहा हूं, मैं एक पहले बताना चाहता हूं, उसको लिख लो। सबसे पहले आप लिखेंगे जी सिग्मा नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फटाफट जल्दी लिखेंगे, सिग्मा नोटेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसको डिस्कस कर लेने के बाद में होगा क्या, आपका होराइजन थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, आप कई सारे तरह के प्रॉब्लम को और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अपने आप। सिग्मा नोटेशन तो आप जानते ही हो कि ये जो सिग्मा ये है, ये सिग्मा मतलब इसका सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है, या तो कभी कभी ये होता है, ये। ठीक है, तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर समेशन ऑफ indexed oblique cyclic terms। तो जहां कहीं सिग्मा आएगा मतलब वो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स के समेशन की बात कर रहे हैं। वो समेशन इंडेक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब वो सीक्वेंस के फार्मूले के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है तो सिग्मा एक्स लिख दिया मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरा सर्कल मूव कर जाए वेरिएबल्स पे। एंड अगर कहीं लिखा हुआ है एंड डिफाइंड एज सिग्मा ए के, और के अगर लिख रहे हैं 1 to m, अगर ऐसा मैं लिख रहा हूं तो इस पूरे नोटेशन में पहले थोड़ा बहुत मैं बता भी चुका हूं कि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। किसको किसको जनरल टर्म बोलते हैं, ए के को जनरल टर्म बोलते हैं। और ये जो के है, के, हाँ, इस के को बोलते हैं टर्म नंबर, टर्म नंबर और इंडेक्स। अब कभी ये जनरल टर्म इस इंडेक्स का फंक्शन भी हो सकता है, और जनरल टर्म इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जनरल टर्म कैसा डिफाइंड है। के इज कॉल्ड टर्म नंबर और इंडेक्स, जनरल टर्म। सिग्मा तो सिर्फ एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो बोलता है समेशन ऑफ ए के, एक फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, समेशन ऑफ ए के। तो ए के टाइप के टर्म्स का एडिशन। अब के वेरी करेगा 1 से m, मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू मिनिमम क्या है, हाँ, तो ये है के मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स, मिनिमम टर्म नंबर। और m क्या है, के की मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम टर्म नंबर।
और इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भाई ऐसा है कि k की वैल्यू इसमें देते जाओ जनरल टर्म में। k1 दिया तो क्या आएगा a1, ये पहला टर्म है, टर्म नंबर 1। टर्म नंबर 2 k की वैल्यू 2 डाला a2। टर्म नंबर 3 k की वैल्यू 3 डाला a3। टर्म नंबर 4 a4। टर्म नंबर 5 a5। ऐसे कितने am-1 और am, क्योंकि k का मैक्स वैल्यू क्या दिया हुआ है m। अब इतने सारे टर्म है, सिग्मा मतलब इन सारे टर्म का सम। सिग्मा इज गोइंग टू ऐड ऑल दीज टर्म्स, तो सिग्मा इज बेसिकली अ सीरीज। समेशन ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो ये सिग्मा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नोटेशन है। a1 a2 a3 a4 a5 a6 अप टू am को लिखने के बजाय मैं सिर्फ सिग्मा ak लिख दूंगा। तो बड़े एक्सप्रेशन को छोटे फॉर्म में एब्रिविएट करने का तरीका, और कुछ नहीं। अब इस फंक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है, वो रूल्स फटाफट नोट कर दो। रूल्स, पहला रूल सिग्मा का क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि अगर जनरल टर्म इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो सिग्मा ए के का, सिग्मा ए के वेरीज 1 to n का मतलब क्या हुआ, a प्लस a कितनी बार, n टाइम्स। आंसर आ जाएगा na। नॉट ए न्यू थिंग टू यू, आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। सेकेंड रूल बोलता है कि सिग्मा लैम्डा टाइम्स ए के, if the general term contains some constant factor, then that factor can be taken out of the sigma notation. Why? Because if I start writing this one, it is lambda times a1 plus lambda times a2 plus lambda times a3. So each term is going to have that lambda factor common, and therefore it can be taken common. लैम्डा टाइम्स आ जाएगा a1 प्लस a2 अप टू an। और आप जानते हो कि a1 से an के सम को क्या बोलते हैं, a1 से an के सम को सिग्मा ak। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स सिग्मा ak। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि लैम्डा को हम कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, सिग्मा से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये लैम्डा सिग्मा के बाहर हो जाएगा। तीसरा रूल, थर्ड रूल 3, sigma distributes on addition and subtraction of terms. Sigma distributes over addition and subtraction operations. मतलब बोल रहे हैं कि सिग्मा ए के प्लस बी के, अगर जनरल टर्म में दो टर्म का सम है तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के, ऐसे अलग अलग कर सकते हो। रीजन इज वेरी सिंपल, इसका मतलब हुआ a1 प्लस b1 पहला टर्म है, फिर a2 प्लस b2 दूसरा टर्म है, फिर a3 प्लस b3 तीसरा टर्म है। और आप जानते हो कि एडिशन ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एडिशन के लिए होल्ड करता है। तो a1 a2 a3, a वाले सारे अलग कर लो और b वाले अलग कर लो। a वाले के समेशन को सिग्मा ए के बोल देंगे और b वाले को सिग्मा बी के बोल देंगे। आई होप यू एग्री। इतना ही नहीं, अगर यहाँ माइनस होता बेटा तो यहाँ माइनस हो जाता, और यहाँ हाँ, जैसे इसको लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं a1 प्लस a2 अप टू an, पहले वाले में प्लस करते हैं b1 प्लस b2 अप टू bn, और दूसरे वाले में क्या कर देंगे माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से ऑपरेशन बचे, दो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो सिग्मा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये लास्ट रूल है। सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर प्रोडक्ट एंड रेशियो।
ऑफ टर्म्स। कहने का मतलब है कि ये जो बोला जा रहा है ये कुछ नई बात नहीं बोली जा रही, आप पहले से जानते हैं, बस उसको जानते तो हैं बट आप ये नहीं जानते कि आप ये जानते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे देखो, अगर कहीं मैंने लिखा सिग्मा ए के अपॉन बी के और के वेरीज मैंने लिख दिया 1 to 2, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A1 by B1 प्लस A2 by B2। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? A1 प्लस A2 अपॉन B1 प्लस B2। क्या फ्रैक्शन को ऐड करने का ऐसा कोई रूल आता है क्या कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ये नहीं होता है। मतलब है कि ये न्यूमरेटर हो गया सिग्मा ए के और डिनोमिनेटर हो गया सिग्मा बी के, तो ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं बात? मतलब सिग्मा को आप रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप सिग्मा ए के इंटू बी के कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप ये नहीं लिख सकते कि सिग्मा ए के इंटू सिग्मा बी के, ऐसा नहीं लिख सकते। तो नॉट इक्वल टू होगा वहां पर। तो ये भाई, ये जो 4 या 5 रूल्स मैंने बताए सिग्मा के बारे में, ये 5 रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप सिग्मा को अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे, है ना। अब बात आती, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, एक और रूल लिख दो छोटा सा, 6th रूल, नहीं एप्लीकेशन, इसके बाद लिखेंगे एप्लीकेशन। ये जो रूल्स पढ़े उनका एप्लीकेशन क्या है? नोट करना था। 1 मिनट बेटा, नोट करना है तो नोट करा देते हैं, डोंट वरी। ओके जी, कर लो नोट। हो गया? यस सर। ठीक है, तो इधर आइए भाई। एप्लीकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो। इफ nth टर्म या जनरल टर्म, nth टर्म मत लिखो, लिखो जनरल टर्म। इफ जनरल टर्म of a sequence be polynomial function of n, then sum of its first n terms can be obtained using property of sigma। समझ रहे हो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो दिया हुआ है कहीं पर कि जो kth टर्म है, एक सीक्वेंस है जिसका kth टर्म जो है वो दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। n में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सॉरी n नहीं, k लिखो, ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c, ऐसा दिया हुआ। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट n टर्म का सम चाहिए। फर्स्ट n टर्म का सम का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन सो फोर्थ tn, यही चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं कि इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा tk वेयर k वेरीज 1 to n, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, tk का फार्मूला दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है, तो लिख दो। आप क्या लिखोगे? सिग्मा tk की जगह क्या लिख दे?
a टाइम्स k स्क्वायर प्लस b टाइम्स k प्लस c, और k वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से n। अब सिग्मा की प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा सेज दैट सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा ए के स्क्वायर प्लस सिग्मा बी के प्लस सिग्मा सी, और के हर एक में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। अब फिर से प्रॉपर्टी बोलती है क्या, फिर से प्रॉपर्टी बोलती है कि कांस्टेंट फैक्टर को, जो फैक्टर इंडेक्स से इंडिपेंडेंट है, ऐसा फैक्टर अगर जनरल टर्म में है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ए बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा, सी भी, तो ये आ जाएगा ए टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सिग्मा के प्लस सी टाइम्स सिग्मा 1, और के कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n, मतलब इन सब में n टर्म है। अब उन टर्म्स का नेचर देखो, तो ये है 1 1 1 n टाइम्स, है ना। तो a टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा के स्क्वायर होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। और b टाइम्स सिग्मा k क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, वो तो आपको पता ही है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अरे एपी है, 1 2 3 4 5 n तक का सम, ये तो अपने फार्मूला भी मैंने बताया था। और c के साथ 1 1 1 n टाइम्स n cn, मतलब अगर मेरे को सिग्मा के स्क्वायर मिल जाए, मतलब अगर मुझे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला मिल जाए, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला मिल जाए, तो हम ऐसी तमाम सीरीज का समेशन निकाल पाएंगे जिनका जनरल टर्म n में पॉलिनोमियल हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमें दो फार्मूले डेराइव करने हैं, कौन से, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड समेशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप हेडिंग देंगे समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अब इसमें मैं आपको जो बताऊंगा ना, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट नॉट ओनली फॉर स्क्वायर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, फोर्थ पावर ऑफ नेचुरल नंबर, सब में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट को बस पकड़ने की कोशिश करो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कॉन्सेप्ट ये है जी कि हमें अगर स्क्वायर्स चाहिए, स्क्वायर्स मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो होता है वो क्यूबिक का, दो क्यूबिक का डिफरेंस से आता है। अगर दो क्यूबिक एक्सप्रेशन है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा बेसिक आइडिया ये है कि भाई ऐसा करते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं, x प्लस 1 और x, और इनका क्यूब कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा। x प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप बोलोगे सर x प्लस 1 का क्यूब कैसे किया, तो अब मैं बोलूंगा कि पास्कल ट्रायंगल याद है ना, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, और अगला 1 4 6 4 1। तो हमें क्यूब वाला चाहिए तो ये वाला कोएफिशिएंट यूज होगा, है ना। x की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करो, तो x प्लस 1 का क्यूब होता है x की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स x की पावर 2 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1। x की पावर कम करते जाओ और कोएफिशिएंट यही वाले रखते जाओ, 1 3 3 1, ठीक है। और इसमें से जब आपने क्या माइनस कर दिया, x क्यूब, तो x क्यूब और x क्यूब कैंसिल होकर के आ गया, क्लियर है। अच्छा जी, ये जो मैंने लिखा है साहब, ये x में आइडेंटिटी है, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। x प्लस 1 का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या है, आइडेंटिटी है।
It is identity in X. So let us consider this identity in X. अब मैं पास्कल ट्रायंगल हटा दूं. Yes, sir. अब जरा देखो, ये जो आइडेंटिटी हमने क्रिएट करी है, इस आइडेंटिटी में मैं आपसे एक काम बोल रहा हूँ, फटाफट करते जाओ. X की वैल्यू डालो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन, n-1 n. बताओ क्या आएगा? 1 पर क्या आएगा? 2 क्यूब 7. अरे ऐसे नहीं लिखना है, बस पैटर्न को लिखना है. 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1. मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पुट करना है और पैटर्न उसी पैटर्न में लिखना है. आपको ये नहीं कि उसको ऐड वैड करके 7 लिख दो, ये सब नहीं करना है. ठीक है, अगले पे जाओ. x की वैल्यू 2 डालो, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 स्क्वायर 3 टाइम्स 2 प्लस 1. अगला बोलो. थ्री टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 1. कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार. जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं ऐसे लिखते जाऊंगा. सर डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के क्यूब्स का. हाँ, ये कंसेक्यूटिव क्यूब का डिफरेंस है, ये तो समझ में आ रहा है. और भी कुछ समझ में आ रहा है? और भी कुछ समझ में आना चाहिए. ये कैंसिल हो जाए. हाँ जी, यस. n+1 क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू वही 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1. अब जरा ध्यान से देखो ये इस पूरी कहानी को. लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो ये टेलीस्कोपिक कैंसलेशन है. यहाँ 2 क्यूब पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. 3 क्यूब पॉजिटिव 3 क्यूब नेगेटिव, 4 क्यूब पॉजिटिव 4 क्यूब नेगेटिव, 5 क्यूब पॉजिटिव 5 क्यूब नेगेटिव. तो ऐड करने जा रहा हूं मैं इन सबको कॉलम वाइज. ऐड करो, LHS को ऐड करो तो क्या हो रहा है? व्हेन यू ऐड LHS यू विल सी, हाँ जी, ये और ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है. बीच में बहुत सारे टर्म है. 5 क्यूब अपने अगले वाले के सेकंड को कैंसिल कर देगा. ये लास्ट वाला ये इसको कैंसिल कर दिया तो ये वाला अपने पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 टर्म बचेंगे. कौन से? वेरी नाइस. n+1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब. और राइट हैंड साइड में कॉलम वाइज ऐड करो. फर्स्ट कॉलम का समेशन बोलो क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम का सब में 3 कॉमन है. 3 कॉमन लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो मैं उसको 3 टाइम्स सिग्मा k स्क्वायर लिखूं, आपको कोई तकलीफ? नो सर. अच्छा, हम यही तो ढूंढ रहे हैं ना. यस. हम इसी की वैल्यू चाहते हैं. दूसरे कॉलम पे जाओ, सेकंड कॉलम को देखो. सेकंड कॉलम 3 कॉमन लेके क्या आ रहा है? सिग्मा k. सिग्मा k तो आपको आता ही है, 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n+1/2. अरे अब ये तो आता है कि नहीं आता है? यस. और लास्ट वाले कॉलम को भी सम कर लो, n आ गया. वेल डन. तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि n+1 का होल क्यूब माइनस ये n को इधर लाओ, -1 माइनस n, तो माइनस कॉमन लेकर के n+1 माइनस ये वाले को भी इधर लाओ, 3 टाइम्स n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ सिग्मा k स्क्वायर. तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एक फार्मूला हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. वंस यू सिंप्लीफाई, अब हमारे पास भी 2 रिजल्ट आ चुके हैं जो आपको याद रखने हैं. पहला रिजल्ट R1, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. इसको बोलते हैं सिग्मा n. कभी कभी सिग्मा n बोल देते हैं, समटाइम्स इसी को सिग्मा k और k वेरीज 1 to n भी बोलते हैं.
और ये आता है क्या 1 2 3 4 से लेके n तक का समेशन एपी है नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म n इंटू n प्लस 1 बाई 2। याद रहेगा? ये तो पहले से ही याद है। Yes. दूसरा रिजल्ट अभी यहां से आ रहा है मेरे को, क्या? समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लिखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। साथ के साथ लिखते जाओ बेटा, इसमें देखने का कुछ नहीं है। इट इज, इसका लिखते हैं सिग्मा के स्क्वायर वेयर के वेरीज 1 to n, या कभी कभी इसका एब्रीविएशन ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। जैसे इसको लिखते हैं सिग्मा n, उसको लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n मतलब नेचुरल नंबर का सम, सिग्मा n स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आएगा? तो मैं क्या आएगा वो लिख दे रहा हूं, उसको आप यहां से भी कंफर्म कर देंगे। क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। कैसे आया? मैंने कुछ नहीं किया। ये तीनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। n प्लस 1 कॉमन लेके क्या है, जल्दी बोलो। n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और यहां से आया -1, है ना? और वहां से आया -3n बाई 2। जल्दी बोलो, यही आया कि कुछ और आया? अच्छा, ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद फिर इन तीनों टर्म में से n कॉमन आ गया। n क्या? n बाई 2 n कॉमन ले लो, चाहे n। तो आया n इंटू n प्लस 1 बाहर आ गया। अब बचा क्या, जरा बताओ। हाँ, हाँ, n प्लस 2 माइनस 3 बाई n प्लस हाफ आ गया। n प्लस हाफ, n प्लस हाफ का एलसीएम लोगे तो 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू आई, आया कि नहीं है? तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा कि नहीं? आ गया। अब इसको याद रखना सीखो। याद रखने का जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये याद रखना आपको। n फिर उसका नेक्स्ट और फिर उसके डबल का प्लस 1, और n कोई डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय इनके कोएफिशिएंट का सम 2 और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट का सम 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 याद रहेगा। तो ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम आ गया, सिंपल नेचुरल नंबर का सम भी आ गया। इसी तरीके से जब यहाँ पावर 4 कर दोगे, यहाँ पावर 4 कर दोगे, तो वो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं और यही क्लास खत्म कर रहा हूं कि x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x की पावर 4 क्या होता है? तो लास्ट वाला रो था 1 4 6 4 1, ठीक है? तो आएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फिर इसी में फिर से वही कहानी करना, क्या? 1 2 3 4 ऐसे n तक दे करके ऐड कर देना, राइट? तो तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा के क्यूब प्लस 6 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा के प्लस n। तो ये आप निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो। सब कुछ लेफ्ट में ले जाओगे तो क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का समेशन का फार्मूला आएगा। वो फार्मूला लिख लो, सिग्मा के क्यूब का फार्मूला लिख लो, के वेरीज 1 to n। प्रूफ अपने आप कर लेना। इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान होता है, ये कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है जी। तो ये हो गया सिग्मा क्यूब, मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम आना चाहिए और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का सम आना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा माथापच्ची कर रहा हूं। बड़े बड़े सिस्टम जल्दी नहीं हो जाए ताकि कुछ टाइप के सीरीज आप सम कर सको, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक
30 सेकंड में एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अगर दूं समेशन ऑफ सीरीज 2 6 12 20 30 ऐसे एन टर्म का सम बताओ, तो सबसे पहले तो देख के तुम्हें समझ ही नहीं आ गई ये हो क्या रहा है। कोई पैटर्न दिख रहा है? एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तुम्हें दिखेगा यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ आगे फिर 12, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो एपी में। तो ऐसे सीरीज के लिए अगर आपने इसका टीएन जज कर लिया, ऐसे सीरीज का टीएन जज करने का तरीका होता है, आगे मैं बताऊंगा। ऐसे कैसे भी सीरीज हो जिसका डिफरेंस एपी हो या डिफरेंस जीपी हो, उसका nth टर्म का फार्मूला जज करने का एक तरीका होता है, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। बट यहां इस केस में तो मुझे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? 1 into 2 है ये, और ये क्या है? 2 into 3 है, ये क्या है? 3 4 जा, और ये क्या है? 4 5 जा, ये क्या है? 5 6 जा। दिख रहा है पैटर्न की नहीं? हाँ, तो इसका टीके क्या आ जाएगा? kth टर्म क्या होगा? k इंटू k प्लस 1 आ जाएगा। अब मैंने बोला इसका समेशन बताओ, तो आप बोलोगे समेशन तो होगा सिग्मा टीके, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो सिग्मा k स्क्वायर प्लस k वेरीज 1 से n, तो आ जाएगा सिग्मा k स्क्वायर प्लस सिग्मा k। बोलो हाँ या ना? और ये दोनों जानते हो कि नहीं जानते हो? सिग्मा के स्क्वायर का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया, नारे लगा दो जल्दी से। सिग्मा के स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और सिग्मा के क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, मतलब यहाँ 3 कर दो तो यहाँ 6 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। कॉमन क्या आया? n इंटू n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लो तो क्या बचा? 2n प्लस 1 प्लस 3 आया कि नहीं आया? तो फाइनल आंसर आया n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसी सीरीज आप सम कर सको, इसलिए ये रिजल्ट आपको बताया गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। आज जो ये वाला बताया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप? गेम 7 नहीं करेंगे, गेम 7 अभी नहीं करना है आपको, 6 तक सारा करना है, 7 नहीं करना है। 8th गेम में लिखो, 8th गेम में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, 5 से 10, और क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक, 15 16 17, राइट। तो इतना कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। चलो।